हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर अपनी आय और रोजगार वाले यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी इस यूनिट के ऊपर मैं 2 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये यूनिट बहुत बड़ी है और इस यूनिट को बुक्स के अंदर 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया, तो हम भी इसे चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। तो मैंने इस यूनिट के अंदर जो पहला चैप्टर था हमारा, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसका नाम था समग्र मांग तथा संबंधित अवधारणाएं। इस यूनिट की जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम था निवेश गुणक, जिसमें मैंने इस यूनिट के जितने न्यूमेरिकल्स थे, सारे न्यूमेरिकल्स वहां पर मैंने आप लोगों को कवर करवाए थे इससे पिछले वाले चैप्टर में। और आज हम इस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इस चैप्टर का हमारा नाम है अधिमांग तथा अभावी मांग। तो 2 मेन टॉपिक्स हमारे को पढ़ने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि केन्स ने इन्हीं दोनों स्पेशल सिचुएशंस के बारे में डिस्कशन करा है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारे पुराने अर्थशास्त्री थे, उनका यह मानना था कि कोई भी अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार के अंदर रहता है। इसका मतलब कि हमेशा समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होता है। लेकिन केन्स ने हमें 2 स्पेशल सिचुएशन और भी बताई। केन्स ने बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो, यानी कि जरूरी नहीं कि हमेशा समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो। हमारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग अपने समग्र पूर्ति वाले संतुलन से थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है, जैसे हम लोग अधिमांग कहते हैं, या फिर अभावी मांग भी हो सकता है। तो 2 स्पेशल सिचुएशन है केन्स का, जो हम इस चैप्टर के अंदर क्लियर करने वाले हैं। पहले मैं आपको अधिमांग पढ़ाऊंगा, अधिमांग को कैसे कंट्रोल करते हैं, अधिमांग का मतलब क्या होता है, डायग्राम कैसा होता है, फिर हम अभावी मांग के बारे में भी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन छोटा सा ही पोर्शन है, तो सही ढंग से समझना, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन लगने के फुल चांसेस है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमारे को पढ़ना है अधिमांग, जिसे हम लोग अत्यधिक मांग या फिर अतिरेक मांग, या फिर जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होती है उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, तो कुल मिलाकर सबका मतलब एक ही है। देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो पुराने अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि जो हमारी समग्र पूर्ति होती है और जो हमारा समग्र मांग होता है वो हमेशा बराबर होता है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा और हमेशा पूर्ण रोजगार में होती है। लेकिन एक नए अर्थशास्त्री आए, केन्स, जिनकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी दी थी जब मैं इस यूनिट को स्टार्ट करवा रहा था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हमेशा समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो, क्योंकि पुराने अर्थशास्त्री कहते थे कि बाजार अपने आप समग्र मांग और समग्र पूर्ति को बराबर कर लेता है और सारी दिक्कतों को खुद ही खत्म कर देता है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट केन्स का कहना था कि अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र मांग जरूरत से ज्यादा भी हो सकता है और जरूरत से कम भी हो सकता है। इसी को अधिमांग और अभावी मांग कहते हैं। और यदि अर्थव्यवस्था में अधिमांग और अभावी मांग है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस सिचुएशन को जल्द से जल्द ठीक करे, वरना अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में या तो तेजी की सिचुएशन आ जाएगी या फिर मंदी की सिचुएशन आ जाएगी, और दोनों ही सिचुएशन अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। तो आज की क्लास के अंदर हम अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर आने वाले 2 बुरे प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे और इसे ठीक करने के उपाय भी समझेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए 2 सबसे बुरी सिचुएशन है, एक है अधिमांग, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट परेशान हो जाती है, और एक है अभावी मांग। अधिमांग की वजह से अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ती है, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर महंगाई छा जाती है, और अभावी मांग की वजह से जरूरत से ज्यादा मांग कम होने की वजह से हमारे उत्पादन कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री, कारखाने और कंपनियां बंद होना शुरू होता है और देश में बेरोजगारी की समस्या आ जाती है। तो आज की क्लास के अंदर अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इन 2 सिचुएशंस के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग अधिमांग पढ़ेंगे। अधिमांग को अत्यधिक मांग या अतिरेक मांग भी कहते हैं, 3 नाम है। और अधिमांग की वजह से कीमतें बढ़ने लग जाती है, तो इसलिए इसे मुद्रास्फीति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये अधिमांग की परिभाषा क्या है। अधिमांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समग्र मांग अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से अधिक हो जाती है। कह रहा है कि यदि अर्थव्यवस्था के अंदर हमारा जो समग्र मांग है, जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं, हमारा जो ये समग्र मांग है, ये हमारा समग्र मांग वाला रेखा चित्र है। ठीक है, ये हमारा समग्र मांग है। ठीक है, अगर समग्र मांग
परफेक्ट देखा जाए तो इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अगर अचानक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग बढ़ जाए तो ये पूर्ण रोजगार वाले समग्र मांग से अधिक हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अधिमांग। क्लियर हो गया अधिमांग की परिभाषा। फिर मुद्रास्फीति, अधिमांग की वजह से जो समस्या पैदा होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। पूर्ण रोजगार देने वाली समग्र मांग पूर्ति से जब समग्र मांग अधिक होती है तो दोनों के बीच में एक अंतर आ जाता है जिसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कीमत का बढ़ जाना, ठीक है। जैसे समग्र मांग था, समग्र मांग ऊपर चला गया तो मांग क्या हो गया, अधिमांग आ गया। तो अधिमांग की वजह से ये जो गैप आया, ये जो गैप, इस गैप को हम लोग क्या कह देते हैं, इस गैप को हम लोग कह देते हैं मुद्रास्फीति। तो थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, आप इसे हिंदी में लिख लेना, मुद्रास्फीति, ठीक है। ये इसे हम लोग बोल देते हैं मुद्रास्फीति अंतराल, ठीक है। ये इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति अंतराल। और एक्सेस डिमांड का मतलब तो आपको पता होगा ना, अधिमांग, क्योंकि हम अधिमांग को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये जो है ये क्या शो कर रहा है डायग्राम, अधिमांग को शो कर रहा है। तो हिंदी में लिख लेना अधिमांग और ये मुद्रास्फीति अंतराल। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थव्यवस्था में अचानक मुद्रास्फीति क्यों आ जाता है या अधिमांग क्यों हो जाता है, क्यों अचानक अर्थव्यवस्था के अंदर हमारे मांग अधिक हो जाती है। इसके पीछे केन्स ने कुछ खास रीजंस बताए हैं। सबसे पहला, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि। अचानक एमपीसी में होने वाला वृद्धि। एमपीसी क्या बताता है कि हम जितनी इनकम कमाते हैं उसमें से हम कितना इनकम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ये हमारे को एमपीसी बताता है। अगर देश में एमपीसी 70% है और अचानक 80% हो जाए, इसका मतलब लोगों ने अचानक 10% खर्चा बढ़ा दिया। तो खर्चा बढ़ेगा तो वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में अधिमांग आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से करों में कमी। पता है, जब सरकार कर कम कर देती है तो लोगों की जेब में पैसा ज्यादा बचता है, और जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचता है तो लोग उसको खर्चा करते हैं, और खर्चा करते हैं तो फिर अर्थव्यवस्था में अधिमांग आ जाता है। सरकारी व्यय में कमी। जब भी सरकार वृद्धि, जब भी सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है, आपको पता है कि सरकार का निवेश गुणक में समझा था कि जब सरकार खर्चा करती है तो वो लोगों की आय बनती है, और अगर अर्थव्यवस्था में अचानक सरकार ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था में लोगों की आय ज्यादा तेजी से बनती है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर, लोगों के खर्चा करने की क्षमता बढ़ती है और अधिमांग बढ़ जाता है। निवेश में वृद्धि। अचानक निवेश में अगर वृद्धि किया जाए, जैसे फैक्ट्रियों में निवेश ज्यादा करा जाए, ठीक है, वस्तुओं में निवेश ज्यादा किया जाए, सेवाओं में निवेश ज्यादा किया जाए, तो भी अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ जाएगी। बहुत लॉजिकल सी बात है। आयातों में कमी। आयातों में कमी का मतलब अगर हम दूसरे देशों से बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं और अचानक हम उसे बंद कर दे तो हम अपने देश में ही वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हमारे देश की वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती है और अर्थव्यवस्था में अधिमांग की सिचुएशन आती है। निर्यातों में वृद्धि। हमारे पास जो भी वस्तु और सेवाएं हैं हम उसे विदेश में बेचते हैं। अगर मान लो विदेश में अचानक हमारी वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है तो हमें बहुत तेजी से मांग बढ़ने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में अचानक अधिमांग की सिचुएशन पैदा होती है। इसके अलावा है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश के अंदर सरकार घाटे को पूरा करने के लिए नए नोट छापती है। जब भी अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार अचानक बहुत सारे नए नोट छाप देती है तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आता है, उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है और देश के अंदर अधिमांग की सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो यहां पर मैंने अधिमांग बताया, मुद्रास्फीति बताया और अधिमांग के आपको कारण बताए, और ये हमारा अधिमांग का डायग्राम है, ढंग से देख लेना। ये हमारा क्या है, ये हमारा समग्र पूर्ति वक्र है। एक बार मैं डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ये हमारा समग्र पूर्ति है, ये हमारा समग्र मांग है। इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार। लेकिन मांग अचानक ऊपर चला जाता है तो इसे कहते हैं अधिमांग, या फिर इसी में जो गैप आता है इसे कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि इसी को कहते हैं हम लोग मुद्रास्फीति अंतराल। क्लियर हो गया। तो डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पर अधिमांग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केन्स का मानना यह था कि जब अचानक अर्थव्यवस्था के अंदर मांग बढ़ती है तो हम पहले से ही अपने संसाधनों को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रोजगार पे हम अपने संसाधनों को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर अचानक हमारे देश में मांग बढ़ेगी तो संसाधन तो हमारे पास उतने ही है, तो जब मांग बढ़ती है तो हमें चीजों की कीमतें ही बढ़ानी पड़ती है। तो याद रखना, अचानक अगर देश में मांग बढ़ेगा
तो अचानक हम उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, तो उत्पादन से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रोजगार पे प्रभाव, क्योंकि देश में पहले से ही पूर्ण रोजगार है। देखो यहां पर हम मानते हैं कि देश में पहले से ही पूर्ण रोजगार है, और अगर मांग बढ़ भी गया तो हम संसाधन तो हमारे पास है नहीं कि हम उत्पादन बढ़ाएंगे, तो उत्पादन नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से रोजगार में भी कोई प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं होती। तो याद रखना, अधिमांग की वजह से ना तो उत्पादन बढ़ता है ना ही रोजगार बढ़ता है। हाँ, लेकिन देश में कीमतों के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ जाता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो ये 3 बातें याद रखना है। अधिमांग से उत्पादन पे प्रभाव नहीं पड़ता, रोजगार पे नहीं पड़ता, कीमतें बढ़ जाती है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा अभावी मांग। अभावी मांग को हम लोग न्यून मांग भी कहते हैं, या फिर इसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है? अस्फीतिक अंतराल। अभावी मांग का मतलब क्या होता है? जैसे पहले हम डायग्राम को ही समझ लेते हैं। ये हमारी समग्र पूर्ति थी, ठीक है, ये हमारी समग्र पूर्ति वक्र है, और ये हमारा समग्र मांग वक्र है, ठीक है। अचानक अर्थव्यवस्था के अंदर मांग कम हो जाता है। अब मांग कम होने के पीछे कई सारे कारण है जो हमने वहां पढ़े थे, जैसे उपभोग प्रवृत्ति में कमी आ जाना, देश में अचानक लोगों की व्यय में कमी आ जाना, सरकार करों में वृद्धि कर देती है तो लोगों के पास से बहुत सारा पैसा सरकार के पास आ जाता है, लोगों की खरीदने की क्षमता गिरती है। सरकारी खर्चों में कमी आ जाना, जब सरकार खर्चा कम करती है लोगों के हाथ में अचानक पैसा कम पहुंचता है, लोग मांग को गिरा देते हैं। आयातों में वृद्धि, निर्यातों में गिरावट, ये सारे वो कारण है, मतलब उसका अपोजिट है अधिमांग का ना, उसका अपोजिट है। तो ये सारे वो कारण है जिसकी वजह से अचानक देश में मांग गिर जाती है। जब भी देश में अचानक मांग गिरेगी ना, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मांग गिरने की वजह से जब सामान मार्केट में बिक ही नहीं रहा तो सामान बनेगा क्यों? इसका मतलब उत्पादन गिरेगा, फैक्ट्री और कारखानों में सामान बनना बंद होगा, और जब फैक्ट्री और कारखानों में सामान बनना कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों का रोजगार जाना शुरू हो जाएगा। तो अभावी मांग की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या आ जाता है? अभावी मांग की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ जाती है। देखो ये आ गया ना अभावी मांग, ये मांग नीचे हो जाता है अभावी मांग के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से जो अंतर आता है, इसकी वजह से जो अंतर आ जाता है उसे हम लोग कहते हैं अस्फीतिक अंतराल, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्फीतिक अंतराल। तो यहाँ पे लिख लेना अस्फीतिक अंतराल। और ये जो है मांग नीचे चला गया तो इसे हम लोग क्या कह देते हैं? अभावी मांग या फिर न्यून मांग। क्लियर हो गया? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये सिंपल सा डायग्राम बना देना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अभावी मांग का मतलब क्या होता है? अर्थ, ठीक है। अधिमांग की जगह यहाँ पर अभावी मांग कर लेना। अभावी मांग से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब समग्र मांग अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति से कम हो जाती है। अस्फीतिक अंतराल का मतलब क्या है? जिसमें वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार वाले संतुलन को स्थापित करने के लिए आवश्यक समग्र मांग से कम हो जाती है। जब आवश्यक, ये हमारा आवश्यक समग्र मांग है, इसे कहते हैं हम लोग आवश्यक समग्र मांग। अगर हमारा समग्र मांग आवश्यक समग्र मांग से कम होता है तो उसके बीच में जो अंतर आता है उसे हम लोग अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। अभावी मांग के कारण, ये मैंने आपको बता दिया कि अभावी मांग के क्या क्या कारण होते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी देश के अंदर अधिमांग आता है या फिर अभावी मांग आता है तो उसे हमारे देश की सरकार कैसे कंट्रोल करती है। देखो पहले तो मैं कुछ बातें बता दूं, जब भी हमारे देश में अधिमांग आती है तो हमारे सरकार अधिमांग से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। कैसे? अधिमांग की वजह से मार्केट में चीजों के रेट बढ़ने शुरू होते हैं, और जब भी चीजों के रेट बढ़ते हैं तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हमारे देश के अंदर सैलरी पर्सन लोगों की, क्योंकि सैलरी इतनी तेजी से नहीं बढ़ती और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो बंधी आय वाले लोग होते हैं, जो सैलरी वाले लोग होते हैं, उनका जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होता है। और बढ़ती हुई कीमतों की वजह से कई बार सरकार को आंदोलन भी फेस करने पड़ते हैं। विपक्ष की जो पार्टियां होती है उनकी तरफ से भी आक्रोश देखने के लिए मिलता है। तो कोई भी सरकार देश के अंदर ये नहीं चाहती कि मेरी अर्थव्यवस्था में अधिमांग आ जाए, यानी कि मेरी अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई बढ़ जाए। तो इस सिचुएशन को हर गवर्नमेंट जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करती है, और इसे ठीक करने के लिए देश के अंदर दो लोग हैं। जैसे कि एक तो सरकार बहुत सारी कोशिशें करती है, और क्योंकि हमारे देश की सारी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथ में है तो आरबीआई कोशिश करती है। तो देश के अंदर जब भी अधिमांग होता है तो गवर्नमेंट उससे बहुत परेशान हो जाती है, और गवर्नमेंट इसे ठीक करने के लिए कुछ कदम तो खुद उठाती है, जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा उठाई जाती है। क्लियर? और कुछ कदम वो आरबीआई को उठाने के लिए कहती है। किसको उठाने के लिए कहती है? आरबीआई, जिसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारे देश में अधिमांग होता है तो उसे ठीक करने के
ठीक करने की जिम्मेदारी दो लोगों के ऊपर होती है, पहला सरकार के ऊपर और दूसरा हमारे आरबीआई के ऊपर। अच्छा, सरकार इसके लिए दो कदम उठाती है। अब सबसे पहले ना, आप जब भी अधिमांग पढ़ोगे और अधिमांग को ठीक करने के उपाय पढ़ोगे तो आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक बात क्लियर रखनी है कि अधिमांग की स्थिति में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। अधिमांग की स्थिति में लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है। अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर यह कोशिश करती है या तो लोगों के हाथ में जाने वाला पैसा कम हो जाए या फिर जो पैसा है उसको लोगों से किसी भी तरीके से ले लिया जाए ताकि उनकी परचेजिंग पावर, उनके खरीदने की क्षमता कम हो जाए। अब आपको समझ में आ गया। तो अधिमांग को ठीक करते टाइम हमें बस अपने दिमाग में बात याद रखना है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा है तो सरकार ऐसी नीतियां बनाती है जिससे लोगों के हाथ में नया पैसा कम जाए या फिर ना जाए, ठीक है। और आरबीआई भी ऐसी नीतियां अपनाती है जिससे लोगों के पास जाने वाला पैसा कम हो जाए, जिससे अधिमांग कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो दो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अधिमांग को ठीक करने की। सबसे पहला आ जाता है सरकार और दूसरा आ जाता है केंद्रीय बैंक, बोले तो आरबीआई। अच्छा, सरकार जो नीति बनाती है उसको कहते हैं राजकोषीय नीति। पता है, सरकार हमारे देश के अंदर बहुत सारा पैसा खर्चा करती है और बहुत सारा कर लगाकर पैसा कमाती है। सरकार इन्हीं दोनों चीजों को बढ़ाकर और घटाकर अधिमांग को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कि सरकार अपने खर्चों में क्या कर देती है, कमी कर देती है। जैसे ही सरकार का खर्चा कम होगा, सरकार ब्रिज कम बनवाएगी, सरकार रोड कम बनवाएगी, सरकार प्रोजेक्ट्स पे पैसा कम करेगी, सरकार लोगों की जो उसके कर्मचारी हैं सरकार के, उनकी सैलरी को कम करने की कोशिश, उनकी सैलरी को नहीं बढ़ाएगी। तो इन सब चीजों से क्या होगा, सरकार का खर्चा कम होगा। जैसे सरकार का खर्चा कम होगा तो लोगों के हाथ में पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा, और लोगों के हाथ में कम पैसा जाएगा तो आपको आगे पता ही है, लोगों की परचेजिंग पावर डाउन होगी, लोगों की खरीदने की क्षमता कम होगी। तो क्या कर देना है, खर्चे में कमी। इसका उल्टा अगर अभावी मांग आएगा तो उसमें खर्चों में क्या कर देना है, वृद्धि। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है करों में वृद्धि। पता है क्या करती है, अधिमांग की स्थिति में सरकार कर को बढ़ा देती है जिससे लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है। जब लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है तो सरकार उनका बहुत सारा पैसा खींच लेती है जिससे उनके खरीदने की क्षमता गिर जाती है। तो करों में वृद्धि किया जाता है, किसमें, अधिमांग। और अगर अभावी मांग होगा तो करों में कमी कर दिया जाएगा। तो चलो ये वाला पोर्शन तो आपको पूरा कंप्लीट हो गया, चाहे अधिमांग हो चाहे वो अभावी मांग, उल्टा कर देंगे अभावी मांग में। उसके बाद जो सबसे मेन है वो है आरबीआई के द्वारा बनाई गई नीतियां। आरबीआई में सबसे पहला आ जाता है हमारा बैंक दर। अब ये बैंक दर वगैरह क्या होता है थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा। हालांकि ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था ना, बैंकिंग मुद्रा वाला जो चैप्टर, बैंकिंग वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उस बैंकिंग वाले चैप्टर में हमने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे होता क्या, हमारे देश में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई। फिर छोटे छोटे बैंक कौन से हैं, छोटे छोटे बैंक कौन से हैं, कमर्शियल बैंक। ये होगी आरबीआई और ये हो गया कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मतलब जिनसे हम डील करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हो जाते हैं बहुत सारे लोग मतलब हम लोग हो गए, कंपनियां हो गई, फैक्ट्रियां हो गई जो लोन लेती है, ठीक है। आपको पता है जो कमर्शियल बैंक होता है वो आरबीआई से लोन लेकर आता है, ठीक है। और आरबीआई इनसे इंटरेस्ट भी लेता है, इसे हम लोग कहते हैं बैंक रेट। इसे क्या कहते हैं, बैंक रेट। और पता है कमर्शियल बैंक हमें लोन देता है तो इसे कहते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मान के चलो बैंक रेट है 10%, ठीक है। तो ये हमें क्या करेंगे, थोड़ा महंगा, यानी कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से 10% पे लोन लेकर आ रहे हैं, 10% ब्याज पे, तो हमें थोड़ा महंगा देंगे। तो मैं मान लेता हूं 15%। अब मान के चलो इन लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो आरबीआई क्या करेगा, सिंपल आरबीआई क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, 12% कर देगा, ठीक है। अब जैसे ये 12% होगा तो यहां पर कम से कम कितना हो जाएगा, 17%। अब लोगों को लोन महंगा मिल रहा है, पहले 15 पे मिल रहा था, अब 17% में मिल रहा है। तो जब लोगों को लोन महंगा मिलेगा तो लोग लोन कम लेंगे, और लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, लोग खरीदना कम कर देंगे। क्लियर। अच्छा, इसका उल्टा अगर मान लो अर्थव्यवस्था में अभावी मांग है तो बस इसको फिर से कम कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां पर देखो बैंक दर में क्या कर दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट भी सिंपल, इसी को हम लोग बैंक रेट ही एक रेपो रेट भी है। कैसे, जैसे आरबीआई लंबे समय के लिए जब कमर्शियल बैंकों को लोन देता है तो वहां बैंक रेट लगता है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ समय के लिए, तो वहां लगता है रेपो रेट। तो बात तो वही हो गई, रेपो रेट को भी आरबीआई क्या कर देता है, अधिमांग में बढ़ा देता है और अभावी मांग में कम कर देता है। ये हो गया। एक होता है प्रतिभूतियों की बिक्री। अब ये प्रतिभूतियों की बिक्री का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे देश के अंदर
अभावी मांग, इसे हम लोग खुले बाजार की प्रक्रिया भी कहते हैं। पता है हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, आरबीआई उसके सारे काम संभालती है। हमारे देश की गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सिक्योरिटी और बॉन्ड होते हैं इसकी कंपनियों के, गवर्नमेंट के, और इसे खरीदने बेचने की जिम्मेदारी होती है आरबीआई। आरबीआई इस बॉन्ड को खरीदता है, किसी को भी बेच देता है और दोबारा खरीद लेता है। जैसे मान लो अधिमांग है, अधिमांग में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है। अब ये पैसा, ये जो लोन है ये कौन दे रहा है? ये लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई क्या करेगी? कमर्शियल बैंकों को अपने पास बुलाएगी, बोलेगी एक काम करो, तुम लोगों को लोन देते हो तो कितना % ब्याज कमाते हो? जैसे कमर्शियल बैंक ने बोला हम लोगों को लोन देते हैं तो 15% का ब्याज कमाते हैं, समझते रहना, 15% का ब्याज कमाते हैं। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को बोला एक काम करो, तुम ना हमारी सिक्योरिटी खरीद लो, हम तुम्हें क्या करेंगे, इस सिक्योरिटी के ऊपर 17% का ब्याज देंगे। कितना देंगे? 17। तो अब बहुत सारे कमर्शियल बैंक लालच में आ जाएंगे और अपना बहुत सारा पैसा इस सिक्योरिटी को खरीदने पर कर देंगे आरबीआई से। जैसे ही आरबीआई से सिक्योरिटी खरीदेंगे इनका पैसा यहां चला जाएगा आरबीआई के पास, और इनके पास अब पैसा कम हो गया। जब इनके पास पैसा कम हो गया तो ये लोगों को लोन अब कम दे पाएंगे, और जब ये लोगों को लोन कम देंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर डाउन होगी। तो देखो प्रतिभूतियों की बिक्री, आरबीआई ने इनको क्या करा था? प्रतिभूतियों की बिक्री। सेम अभावी मांग आ जाए तो इनसे प्रतिभूतियां दोबारा खरीद लेगा, जिससे इन पे पैसा जाएगा और ये फिर से लोन देना शुरू कर देंगे। एक होता है एलआरआर में वृद्धि। अब ये एलआरआर वगैरह क्या होता है एक बार और समझना, इनको भी समझा देता हूं, क्योंकि ये मैंने मुद्रा वाले चैप्टर में भी एक बार आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। अब ये एलआरआर वगैरह क्या होता है? जैसे ये हमने बताया था कि ये हमारा आरबीआई होता है, ठीक है, फिर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे कमर्शियल बैंक होते हैं, ये हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं। उसके बाद कौन होती है? बहुत सारी जनता, कंपनियां, ये सारे लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, जब हम इनके पास अपना पैसा जमा करवाते हैं, जब हम अपना पैसा इनके पास जमा करवाते हैं तो ये कमर्शियल बैंक इसका एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई के पास रखवा लेते हैं। सपोज दैट एलआरआर, वैसे एलआरआर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर, ठीक है। तो मैं अभी एलआरआर मान ले रहा हूं, ठीक है। हम जितना भी पैसा कमर्शियल बैंकों के पास जमा करवाते हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई के पास इन्हें जमा रखवाना पड़ता है। मान लो एलआरआर अभी 10% है, यानी कि अगर हम 100 रुपए जमा करवाएंगे तो बैंक 90 रुपए लोन दे देता है वापस और बाकी 10 रुपए यहां रखवाता है। अब मान लो अधिमांग चल रहा है, क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर? अधिमांग चल रहा है। अधिमांग में लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो अब आरबीआई क्या करेगा? सभी बैंकों को बुलाएगा, बोलेगा एलआरआर पहले कितना था? 10%, अब तुम्हारा एलआरआर कितना हो गया? 15%। अब जब एलआरआर 15% होगा तो अब जब लोग बैंकों में पैसा जमा करवाएंगे तो इन कमर्शियल बैंकों को अब 15 रुपए यहां पे जमा करवाने पड़ेंगे। तो सोचो पहले 90 रुपए लोन दे देते थे, अब सिर्फ कितने रुपए लोन देंगे? 85 रुपीज। अब पहले 90 रुपए लोन दे दिया करते थे लोगों को, अब सिर्फ कितना देंगे? 85। तो लोन देने की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। तो देखो एलआरआर में क्या कर दिया? वृद्धि 10 से 15%। और सोचो अगर अभावी मांग है तो फिर से इसको क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसकी और डिटेल में अगर आपको वीडियो देखनी है तो जो बैंकिंग वाला चैप्टर है ना, बैंकिंग वाले चैप्टर के लास्ट में मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो आप वहां पे जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें जैसे कि सीमांत अनिवार्यताओं में वृद्धि। सीमांत अनिवार्यताओं में वृद्धि का मतलब क्या है? देखो जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे कुछ चीजें गिरवी मांगता है, ठीक है। आप जैसे 10 लाख का लोन लेने गए तो आपको ज्यादा रुपए की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। हम 10 लाख का लोन लेते हैं तो हमें कम से कम 12 लाख की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो अर्थव्यवस्था में अधिमांग आ गया तो अब आरबीआई ना क्या करेगा? सभी बैंकों को बुलाएगा, बोलेगा एक बात बताओ, जब तुमसे कोई व्यक्ति 10 लाख का लोन लेने आता है तो तुम कितने रुपए की संपत्ति गिरवी रखवाते हो? तो उसने बोला सर 12 लाख की। बोला अब 15 लाख की मांगना। तो अब क्या है? 10 लाख का लोन लेने के लिए अब 15 लाख की संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी, यानी कि 5 लाख एक्स्ट्रा। पहले कितनी एक्स्ट्रा रखनी पड़ रही थी? सिर्फ 2 लाख रुपए, अब कितनी? 5 लाख। तो बहुत सारे लोग तो इसी चक्कर में लोन लेना बंद कर देंगे, और जब वो लोन कम लेंगे तो उनके पास पैसा कम आएगा, उनकी खरीदने की क्षमता गिरेगी, खरीदने की क्षमता गिरेगी तो ये जो अधिमांग है ये ठीक हो जाएगा। सेम अभावी मांगों के अंदर हम लोग क्या करते हैं? सीमांत अनिवार्यताओं में कमी कर देते हैं। क्लियर? ऋण ना देने के लिए परामर्श, ठीक है। क्या होता है कि ये लोग जब ऋण ज्यादा देते हैं ना लोगों को, तब अधिमांग आता है देश के अंदर। आरबीआई इन सबको बुलाएगा, इनको परामर्श देगा कि भाई अधिमांग चल रहा है, गवर्नमेंट का भी निर्देश आया, इकोनॉमी खराब हो रही है, अभी आप लोग ज्यादा ऋण मत दो। और मंदी की स्थिति में क्या होता है? मंदी की स्थिति में यानी कि जब अभावी मांग होता है तो उसकी स्थिति में क्या होता है? इनको परामर्श दिया जाता है कि अब ऋण ज्यादा दो। क्लियर हो गया? इसके अलावा चयनात्मक साख नियंत्रण। अब ये चयनात्मक साख नियंत्रण का मतलब क्या है? अगर अर्थव्यवस्था में अधिमांग चल रहा है,
ठीक है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को बुलाता है, बोलता है कि तुम कितने लोगों को लोन दे रहे हो। तो एक कमर्शियल बैंक बोलता है कि सर मैं 500 लोगों को लोन दे रहा हूं। तो बोलेगा भाई 500 लोगों को मत दे, 400 लोगों को दे जो तेरे खास कस्टमर है। इसका मतलब इसमें बोला जाता है अधिमांग में कम ऋण देने के लिए अपनी लिस्ट को छोटा कर दो, और अभावी मांग में बोला जाता है कि इस लिस्ट को बड़ा कर दो। क्लियर। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, एक बार यहां पर देखना सभी बच्चे, फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। अधिमांग को ठीक करने के उपाय, सरकार एक कदम उठाती है जिसका नाम है राजकोषीय नीति, और जो आरबीआई उठाती है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति में सरकार अपने खर्चे और करों से अधिमांग और अभावी मांग को दूर करती है, और मौद्रिक नीति में सरकार क्या करता है, आरबीआई जो है मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय अपनाकर देश के अंदर से अधिमांग और अभावी मांग को हटाने की कोशिश करता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो सेम ही चीज है, यहां पर बस उसका उल्टा लिख दिया है, अभावी मांग में सेम इसका उल्टा हो जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको इसको और डिटेल में देखना है तो आप मुद्रा वाले चैप्टर में, बैंकिंग वाले चैप्टर में चले जाना। ये वाला जो पोर्शन है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत स्लो एक्सप्लेन कर रखा है, वहां पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको यही चीज थ्योरी में लिखने के लिए आती है, क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा चार्ट बनाने के लिए आएगा नहीं, तो वहां थ्योरी में लिखना है, तो वहां पर आपको कैसे कैसे लिखना है एक बार मैं बता देता हूं। देखो, बैंक दर क्या होता है, पूर्ण कटौती दर। सबसे पहले हम आरबीआई वाला पोर्शन बस लिख रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या था, मात्रात्मक विधि थी। मात्रात्मक विधि में सबसे पहले बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, जिस दर पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। क्लियर हो गया। बैंक दर बढ़ाते हैं तो हम अधिमांग को कंट्रोल कर सकते हैं, और कम करने में अभावी मांग को कंट्रोल कर सकते हैं। रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, ये सब पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में अगर आया तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, खुले बाजार की प्रक्रिया, ठीक है, वही प्रतिभूतियां बेचना खरीदना खुले बाजार की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर वैधानिक कोष आवश्यकता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एलआरआर जिसे कहते हैं। इसके अंदर दो होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर आरबीआई अपने पास रखता है, एसएलआर कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। जब कोई बंदा पैसे निकलवाने आता है तो उसको पे कर देता है। उसके बाद है गुणात्मक विधियां। गुणात्मक विधियों में समांत अनिवार्यताएं हैं, नैतिक अपील है, चयनात्मक साख नियंत्रण और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो ये पढ़ लेना। अधिमांग और अभावी मांग को दूर करने के सारे तरीके। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आरबीआई जो भी तरीके अपनाती है, चाहे मात्रात्मक हो चाहे वो गुणात्मक हो, दोनों ही विधियां मैंने बैंकिंग वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में जाकर आपको समझा रखा है, ड्राइंग्स बनाकर समझा रखी है। तो अगर आपको देखना तो आप बैंकिंग वाले थोड़ा सा नीचे जाकर जाना, वीडियो दिख जाएगी आपको बैंकिंग वाले में आप लास्ट में जाकर देखना, तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको इसमें यहाँ इतना में समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं है, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो वहां से डिटेल में देख सकते हो, वहां पर मैंने काफी सारा टाइम खर्च करा है उस टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो ये यूनिट है आय और रोजगार कंप्लीट हो जाती है। बढ़िया तरीके से लर्न कर लेना, बुक्स के क्वेश्चन वगैरह कर लेना, सैंपल पेपर में अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चंस कर लेना। तो न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरी तक मैंने हर एक टॉपिक इसका कवर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों। तो मिलता हूं अगली क्लास के अंदर जिसमें मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा।